बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे की इस क्लास में। सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। रोजाना सुबह 7 बजे इस शो में मैं चर्चा करता हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेहतर समझ स्थापित करना। ये सेशन आपके पीसीएस प्री के लिए, वीयू एग्जाम के लिए, एज वेल एज आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर मैं 4 सवाल शामिल करता हूँ और इस 4 सवालों की व्याख्या में मैं आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी बातें जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, ऐसी बातें जो आपके भीतर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्रिएट करती हैं, साथ ही साथ फैक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िए। देखो, स्टेटमेंट वाले सवालों में हमेशा इस बात का ध्यान रखा करिए कि उसे ध्यान से पढ़ा करिए। जितना ध्यान से आप स्टेटमेंट वाले सवाल पढ़ेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उसका उत्तर ढूंढ पाएंगे। तो लिखा हुआ, कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपका लिखा है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। दूसरा है प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम 3 ईयर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक चल सकता है। यानी राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 सालों तक यानी अधिकतम 3 वर्षों तक ही चल सकता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इट डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर स्वतः डिसॉल्व हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा राष्ट्रपति शासन के बारे में हम समझते हैं। यदि आप प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो आर्टिकल 356 के प्रोविज़न के तहत, यानी अनुच्छेद 356 के प्रोविज़न के तहत राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में लगता है और प्रेसिडेंट रूल किसी भी राज्य में तब लगता है जब उस राज्य में संविधान फेल हो जाता है। यानी उस राज्य में जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तब प्रेसिडेंट रूल लगता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने के ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फेल होने के ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो सरकार मनमानी पूर्ण निर्णय लेने लगे। ऐसे निर्णय लेने लगे जो एकदम संविधान के अगेंस्ट हो, है ना। तो ऐसे में अगर सरकार मनमानी पूर्ण निर्णय लेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट निर्णय लेगी, तो राज्य में संविधान को के अनुसार शासन चले, इस बात को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यपाल की है, क्योंकि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है? गवर्नर है, यानी राज्यपाल है। तो ऐसे में गवर्नर राष्ट्रपति को इस बात की रिपोर्ट भेज देगा कि भाई यहाँ पर शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। जनरली ये उदाहरण नहीं देखने को मिलता है भारत देश में। भारत देश में जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो होता है मेजोरिटी लैप्स। मेजोरिटी लैप्स का मतलब बहुमत चला जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत देश में संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और संसदीय प्रणाली में मेरे भाइयों, बहुमत रहे हो तो सरकार रहे हो, बहुमत गए हो तो सरकार गए हो। यानी इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। अगर मेजोरिटी गई तो सरकार गई। और किसी भी राज्य में सरकार रहने के लिए विधानसभा में बहुमत चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, क्यों? क्योंकि बीजेपी का विधानसभा में मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी चली जाए तो प्रयास किया जाएगा कि कोई दूसरी पार्टी मेजोरिटी हासिल कर ले या कोई गठबंधन मेजोरिटी हासिल कर ले, लेकिन किसी को ना मिला तो अंततः क्या होगा? गवर्नर को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो एक तो कारण होता है गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है, और दूसरा कारण ये होता है राष्ट्रपति शासन का, वो है 365 यानी अनुच्छेद 365। ये क्या है भैया? तो अनुच्छेद 365 है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यानी यदि स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में फेल हो जाए। फिर से सुनिए, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों को मानने में विफल हो जाए, यानी स्टेट सेंटर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में फेल हो जाए, तो ऐसे में ये राष्ट्रपति शासन का ग्राउंड बनता है, यानी राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है। तो इन दोनों आधारों पर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रभाव ये पड़ता है कि पूरी की पूरी व्यवस्था एकात्मक हो जाती है, यानी राज्य की जो सरकार है, यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य सरकार डिसॉल्व हो जाती है। तो फिर राज्य में शासन कैसे चलता है भैया? तो राज्य में शासन चलाता है गवर्नर, राज्यपाल, किसकी सहायता से? मुख्य सचिव की सहायता से। अच्छा, सामान्य स्थिति में शासन गवर्नर के नाम से नहीं चलता क्या? चलता है। अभी देखो, अभी उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति है, तो अभी उत्तर प्रदेश में सामान्य स्थिति है, तो अभी शासन राज्यपाल के ही नाम पर चल रहा है। राज्यपाल ही कार्यपालिका का प्रमुख है, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है। लेकिन अभी राज्यपाल किसकी सलाह पर शासन चला रहा है? मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब राज्यपाल मुख्य सचिव की सलाह पर करेगा, लेकिन अपने नाम पर नहीं।
राष्ट्रपति के नाम पर, इसीलिए उसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का शासन गवर्नर के नाम पे चल रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के दौरान राष्ट्रपति के नाम पर चलेगा। राष्ट्रपति के नाम पर गवर्नर चीफ सेक्रेटरी की सहायता से शासन करेगा। ठीक है, तो जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है, क्या विधानसभा भंग हो जाती है? तुरंत नहीं। एचआर मुंबई केस में स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रपति शासन लगते ही विधानसभा भंग नहीं होगी, बल्कि राष्ट्रपति शासन को जब संसद से अप्रूवल मिल जाएगा तब भंग होगी। अब इसका क्या मतलब है भैया? तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो उसे 2 महीने में, यानी विद इन 2 मंथ उसे संसद में पारित होना है। अगर 2 महीने में वो पारित हो गया तो एक बार में 6 महीने तक चलेगा, फिर 6 करके उसे 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो जब संसद में पारित हो जाए उसके बाद विधानसभा भंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहां पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 356, सही है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। ये एक तरीके का आपातकाल है, इसे हम संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल कैन बी कंटिन्यू फॉर मैक्सिमम 3 ईयर। हाँ, एक बार में कितने दिन के लिए? एक बार में 6 महीने के लिए, फिर 6 करके इसे अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और कितने दिन में पारित होना है संसद में? 2 महीने में पारित होना है। कौन से बहुमत से? सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन एक बात और समझिएगा, राष्ट्रपति शासन को यदि 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, प्रेसिडेंट रूल को अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना है, तो 2 में से किसी एक शर्त का होना जरूरी है। या तो उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, या इलेक्शन कमीशन इस बात की रिपोर्ट दे कि अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों तक? 3 साल तक। एक बार में 6 महीने, 6 करके 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, तो अधिकतम 3 साल सही लिखा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? जी नहीं भाई, स्वतः राज्य विधानसभा स्वतः भंग नहीं होगी, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभा भंग हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, राज्य विधानसभा भंग हो सकती है, लेकिन तब जब पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाए, संसद से जब अप्रूव हो जाए, तब लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एम्स टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल टू द पुअर। जनहित याचिका का उद्देश्य गरीबों तक न्याय पहुंचाना है। पीआईएल कैन बी फाइल्ड बाय एनी पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही दायर की जा सकती है। ये बड़ा, यानी जो व्यक्ति प्रभावित है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उसी के द्वारा फाइल की जा सकती है। सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है पीआईएल वाज डेवलप्ड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म। भारत में जनहित याचिका का विकास न्यायिक सक्रियता के द्वारा हुआ। जनहित याचिका का विकास न्यायिक सक्रियता के द्वारा हुआ, यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के द्वारा जनहित याचिका का विकास हुआ। ठीक है, ये सवाल है आपका। तो देखिए, एक बात समझिएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। जनहित याचिका का मतलब ये है कि एक ऐसी याचिका जो जनता के हित में फाइल की जाती है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, पहले भारत देश में एक सिद्धांत चलता था न्यायालय में, जिसे हम कहते थे लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत। लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत का अर्थ ये है कि वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जो खुद पीड़ित हो, खुद प्रभावित हो। लेकिन एसपी गुप्ता केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे उदार बनाया, और एसपी गुप्ता केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के लिए जा सकता है। यानी मजदूर संगठन मजदूरों के लिए जा सकते हैं, महिला संगठन महिलाओं के लिए जा सकते हैं। यानी अगर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मामला है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं, व्यक्तिगत हित नहीं, जनता का हित अगर जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट अगर जुड़ा हुआ है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी उस हित के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। और इस सिद्धांत को समाप्त करते हुए थोड़ा उदारता दिखाई न्यायालय ने एसपी गुप्ता केस में, और यहीं से जन्म हुआ पीआईएल का, यानी जनहित याचिका का। पीआईएल की शुरुआत भारत देश में 1979 और 80 के दशक में हुई। पीआईएल को लाने में 2 प्रमुख जजेस का योगदान रहा, एक जस्टिस अय्यर, एक जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती को पीआईएल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जनहित याचिका जब जाती है कहाँ? न्यायालय में, तो न्यायालय एक्टिवेट होता है, यानी न्यायालय एक कदम आगे बढ़ाते हुए उन कार्यों को करता है जो कार्यपालिका और विधायिका के हैं। जैसे आपने सुना होगा विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन में वर्किंग प्लेस पे महिलाओं का, लड़कियों का सेक्सुअल हैरेसमेंट न हो, इसके लिए गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने। ये काम किसका है? एक तरीके से देखा जाए तो ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है ना, ये काम तो कार्यपालिका विधायिका का है। लेकिन किया किसने?
न्यायपालिका ने, जिसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। जब न्यायालय एक कदम आगे बढ़ा के कार्यपालिका के कार्यों को कर रहा है, या एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो न्याय की एक नई परिभाषा गढ़ रहा है, ठीक है, उससे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। पीआईएल एक माध्यम है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब एक दूसरा बात, तो पीआईएल कैसे पैदा हुई? क्या भी वो भी एक्टिविज्म का उदाहरण है? जी हाँ। अरे भाई, न्यायालय ने इस सिद्धांत को उदार बनाते हुए ये कहा कि भाई कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के लिए जा सकता है, तो एक तरीके की सक्रियता ही तो थी। जो प्रोसीजर था, जो प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया से ऊपर उठ के न्यायालय ने एक दूसरा सिद्धांत दिया। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आपका ये लिखा हुआ है कि पीआईएल वाज डेवलप्ड बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। पीआईएल का विकास क्या न्यायिक सक्रियता है? हाँ, ये भी सही है। क्या पीआईएल जुडिशियल एक्टिविज्म का एक माध्यम है? ये भी सही है। पीआईएल से जुडिशियल एक्टिविज्म क्रिएट होता है? ये भी सही है ना? जुडिशियल एक्टिविज्म से पीआईएल की भावना निकल कर आई, या पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया? ये भी सही है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एम्स टू मेक अ जस्टिस। हाँ, तो भाई ऐसे लोगों का पीआईएल, आज भी हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, जो न्यायालय सिर्फ इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, क्योंकि उनके पास जिला हेडक्वार्टर जाने का पैसा नहीं है, उनके पास वकील रखने का पैसा नहीं है। और न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो, ये न्याय है। अगर किसी व्यक्ति को गरीबी की वजह से न्याय नहीं मिल पा रहा है, अगर किसी व्यक्ति को संसाधन के अभाव में न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो न्याय नहीं मेरे भाइयों, अन्याय है। तो न्याय की पहुंच हर व्यक्ति तक हो, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिले, इसमें पीआईएल का योगदान होता है, पीआईएल की भूमिका है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को न्याय मिला पीआईएल की वजह से, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो पहला बिल्कुल सही है। केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा दाखिल, ये गलत हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पर। अगला लिखा हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में है, पहला। दूसरा, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया सो फॉर। भारत देश में अब तक वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत देश में लगाई जा चुकी है, कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा लैंग्वेज एरर है, ध्यान दीजिएगा, जज्बाती मत होइएगा। अगला, इमरजेंसी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाते हैं, यानी केंद्र को स्ट्रांग बनाते हैं। बताइए। तो देखिए, इमरजेंसी प्रोविजन संविधान के भाग 18 में है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। दूसरा, तीसरा, केंद्र को मजबूत बनाते हैं। तो समझिए जरा, यदि आप बात आपातकाल की करें तो भारत देश में इमरजेंसी के प्रोविजन, यानी भारत देश में आपातकाल के प्रावधान आप देखेंगे कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, आपातकाल के प्रावधान एक ऐसे प्रावधान हैं जिस समय इमरजेंसी लगती है उस समय केंद्र मजबूत होता है, यानी केंद्र को शक्तियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है, यानी भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है। ठीक है, भारत का संविधान ऐसा है जिसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर दिखाई पड़ते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जब संविधान एकात्मक होता है या एकात्मक लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब केंद्र मजबूत होता है, या ऐसी बातें संविधान की जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं, वो एकात्मक लक्षण कहलाती हैं। और आपातकाल भी केंद्र को मजबूत बनाता है। आपातकाल जैसे प्रोविजन क्यों जोड़े गए? देश की एकता, अखंडता, देश की संप्रभुता, सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए, सोवर्निटी, सिक्योरिटी इंश्योर रहे, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 18 में। ठीक है, तीन तरह के आपातकाल का वर्णन है। एक है आपका 352, नेशनल इमरजेंसी, से आप कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ये भारत के किसी क्षेत्र या पूरे भारत देश में लगता है। ठीक है, दूसरा है 356, ये राज्यों में लगाया जाता है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, यानी संवैधानिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संविधान फेल होता है। दो कारण होते हैं, गवर्नर की रिपोर्ट, दो आधार बनते हैं, एक गवर्नर की रिपोर्ट और दूसरा 365, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 352 तब लगता है जब युद्ध या बाह्य विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो, या आर्म्ड रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, तब 352 लगता है। ये 303 बार लगा है। 1962 इंडो चाइना वार, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। ठीक है, और अगला जो आपका आपातकाल है, दूसरा जो आपका आपातकाल है, दैट इज योर
फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे आप कहते हैं वित्तीय आपातकाल। मेरे भाइयों, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये जो आपकी इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अनुच्छेद 360 के प्रोविजंस के तहत लगती है। आज तक भारत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। भारत देश में वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो, तब ये लगाई जा सकती है। आज तक कभी भी भारत देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। एक बार लगने के आसार उत्पन्न हुए थे 1991 में, लेकिन नहीं लगा। मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, एलपीजी सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत यानी सुदृढ़ हुई थी। सवाल कह रहा है इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 में है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया सो फॉर, भारत देश में अब तक वित्तीय आपातकाल लगाया जा चुका है, गलत हो जाएगा। इमरजेंसी प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत बनाते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका राइट स्टेटमेंट, ठीक है। आई होप आपने सवाल समझा होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर 368, प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। प्रियम्बल मेंशन द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं। उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। सवाल प्रियम्बल से रिलेटेड है। कभी लड़का देखने या लड़की देखने का वाला वाकया आपके समक्ष हुआ है? हुआ होगा। लड़की देखने के लिए, लड़का देखने के लिए लोग आते हैं, देखो कहते हैं ना हमारी लड़की बहुत सुंदर है, मास्टरनी है, घर बाहर सब संभाल लेती है, एकदम गऊ है। आ लड़के के लिए, लड़का हमारा पीडब्ल्यूडी में क्लर्क है, 5 साल प्रयागराज में रह के तैयारी किया, गुटखा उटका मसाला वगैरह नहीं खाता, आज भी आता है, पूरा घर वार साफ करता है ना। हाँ, भैंस वैंस का गोबर ओबर फेंक आता है। तो मतलब 20, 25, 27 साल की लड़की या लड़के को मात्र 2 मिनट में फूफा जी ने एक्सप्लेन कर दिया। वैसे ही जैसे 2 मिनट में लड़का या लड़की को फूफा जी ने एक्सप्लेन किया, वैसे ही एक पेज में पूरे संविधान को एक्सप्लेन कर देती है प्रियम्बल। प्रियम्बल संविधान का इंट्रोडक्शन है, प्रियम्बल संविधान का बेसिक परिचय है। प्रस्तावना ये बताती है कि हमारा संविधान क्या प्राप्त करना चाहता है। प्रस्तावना ये बताती है कि हम भारत की पॉलिटी को किस नेचर में ढालना चाहते हैं। प्रस्तावना ये बताती है कि हम भारत की जनता को क्या देना चाहते हैं, ये प्रस्तावना बताती है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ये विवाद उठा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ये विवाद जब पैदा हुआ तो वेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जो अपने स्वयं के जजमेंट को बदल सकता है। केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बदला और कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, जी हाँ, पार्ट है तो संशोधन भी हो सकता है। आर्टिकल 368 के तहत प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। एलआईसी इंडिया केस 1995 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। अमेंड हो सकता है। केशवानंद भारती केस में यह भी क्लियर हो गया कि प्रस्तावना में 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, भाग है, संशोधन किया जा सकता है। कौन से केस में क्लियर हुआ? केशवानंद भारती केस 1973। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, हाँ, भारत देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताता है आर्टिकल 368, जो कि साउथ अफ्रीका से प्रेरित है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है, तो क्या प्रियम्बल में भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? जी हाँ, सही है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श है, जी हाँ। प्रस्तावना का पहला भाग यदि आप पढ़ेंगे तो बताता है संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता से मिलती है। दूसरा भाग प्रियम्बल का पढ़ेंगे तो बताता है कि हम भारत को श्योर एंड सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, यानी भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल नेचर है, यानी इस प्रकृति में राज्य व्यवस्था को ढालना चाहते हैं। तीसरा भाग प्रस्तावना का पढ़ेंगे तो वो कह रहा है कि हम भारत को क्या देना चाहते हैं? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और बंधुता, यानी 4 पॉइंट, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जनता को देना चाहता है संविधान। ये सत्ता का उद्देश्य है ना। तो यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं, जी हाँ। स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता के आदर्श हैं प्रियम्बल में, ये कहाँ से लिए गए हैं? ये भी सवाल आपके यहाँ बनता है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं?
फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। स्वयं प्रियम्बल कहाँ से बोरोड है? अमेरिका से प्रेरित है। प्रियम्बल अमेरिका से प्रेरित है। प्रस्तावना में भाषा की भावनाएं कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ठीक है, तो इसमें 3 का तीनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और 4 सवाल में 40 बातें लगभग आपने सीखी होंगी। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आपको ढेर सारी बातें बताई जाए जिससे एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी आपकी हो। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम पेज है मेरा। यहाँ पर टेलीग्राम पे भी मुझसे आप जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट के लिए और क्लासेस के लिंक वगैरह के लिए, फर्दर अपडेट के लिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीपीसीएस एग्जाम, देन यू कैन ज्वाइन स्टडी IQ फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी IQ ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीपीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे यहाँ चलता है एक बैच दैट इज नोन एज आरंभ। इस समय चल रहा है आरंभ 17.0। आरंभ 17.0 एक ऐसा बैच है जिसमें प्री मेंस का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है। आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्री मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको फ्री दिया जाएगा। करंट अफेयर मैगजीन आपको फ्री दी जाएगी। ठीक है, मेंटोरशिप भी आपको फ्री इसमें दिया जाता है। ठीक, ये चारों फैसिलिटी के साथ आरंभ 17.0 का गोल्ड बैच है। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ ना खरीदना पड़े, सब कुछ मिल जाए, तो एक बैच है प्लेटिनम। प्लेटिनम में सिलेबस तो मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन तो मिलेगी ही मिलेगी, मेंटोरशिप तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। साथ साथ एक फाउंडेशन बैच एक्स्ट्रा, एक प्री का क्रैश कोर्स एक्स्ट्रा, एक मींस का आंसर राइटिंग बैच एक्स्ट्रा, एनसीईआरटी जरूरी है, एनसीईआरटी का एक बैच एक्स्ट्रा आपको मिलता है। किताबें आपके घर जाती हैं। इस कोर्स का नाम है आरंभ 17.0 प्लेटिनम। कैसे इनरोल कर सकते हैं? तो इसके लिए आप जाइए studyIQ.com पर भैया, इस तरह से गूगल पे लिखिए StudyIQ। गूगल पे आप लिखेंगे StudyIQ और StudyIQ गूगल पे लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होके आएगा StudyIQ की वेबसाइट, और StudyIQ की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ सेलेक्ट करिएगा स्टेट PCS पर, आफ्टर दैट यूपी PCS पर, और यूपी PCS पर सेलेक्ट करने के बाद बैच आएगा। लेकिन हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा दिखेगी। ये कोड लगाइएगा VL Live। अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इससे आप इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मोटाइए। मोटाने का अर्थ भूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ है बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।